नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ये वर्णमाला से जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, अच्छे क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इनको क्यों नहीं वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, मुझे अच्छे लगे सारे क्वेश्चन। वर्णमाला से संबंधित है, कुछ इसमें आगे जो अपना व्याकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो सोच रही हूँ कि लगातार थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें से करे जाएं, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं कुल अपने? वो होते हैं 52, मतलब 52। ठीक है, और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। आगे देखते हैं। भाषा की मूल इकाई, तो जो भाषा की मूल इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये कब कब आए हुए हैं, तो ये यूपीएसआई में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मतलब ग्रामर तो जो आती है सब में एक सी रहती है हिंदी की, ठीक है, लेकिन उससे तुम्हें मतलब ये क्वेश्चन मिलेंगे तो हेल्प भी मिलेगी कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इस देखो नीचे एक क्वेश्चन 4th नंबर का जो है उसमें दे रखा वर्णमाला किसे कहते हैं, ऊपर दिया वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब नीचे है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अगर हमें पता है कि या तो ये कह दो वर्णों के, ऊपर तो दे दिया वर्णों के समुदाय को और नीचे दे दिया व्यवस्थित वर्ण समूह को, तो ये क्या है? वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो वो है 52, मतलब 52। तो उसमें से 11 स्वर हैं और अपने 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं और इसमें 4 संयुक्त हैं और 2 अयोगवा हैं, 2 द्विगुण व्यंजन है। इस तरह से कुल मिला के कितने हैं? 52। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया है कि अंग और आहा क्या कहलाते हैं? तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। या इस तरह से दे देंगे छांटने के लिए इनमें से कौन है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। अब ये छोटी सी चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं कि वर्णमाला में ये क्या है ये क्या है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो गलती है हम अगर वही सुधारेंगे ना, तो एग्जाम में हमेशा वही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी सफलता का कारण बनती है। आगे देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो एक तो स्वर है और दूसरी व्यंजन है। तो कितनी हो गई? 2 प्रकार की। आगे देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, जो जैसे ऊपर बताया है मैंने, स्वर और व्यंजन 2 भेद हैं वर्णों के। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में सहायक कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना मुक्त अक्षर कौन सा होता है? तो मुक्त अक्षर कहलाते हैं स्वर और बद्ध अक्षर कहलाते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं अपने? 11 हैं। ठीक है, और इसमें देखो ये सबसे बड़ी बात कि ये क्रम से दे रखे हैं, आ ई उ री ए आई ओ औ, इस तरह से। तो ये क्रम से भी पूछ लेते हैं कि इनमें पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अब जब स्वर तो बेसिक बात है पता ही होंगे, 11 स्वर हैं, तो कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यहाँ ये 5वां अक्षर है। आगे देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें से बताना है कि इसमें स्वर कौन सा नहीं है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। वाह। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? अब दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 4। ठीक है, 3, तो सॉरी दोस्तों, दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ ई उ, मतलब बड़ा जो मात्रा वाला होता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ।
ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारा डी, ओ नहीं है। ठीक है, अब जैसे ह्रस्व स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? ई उ री। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्योंकि इनकी काउंटिंग भी पूछ लें तो पता होना चाहिए कि कितने होने चाहिए। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है? ई। ठीक है, जो ई उ आ, मतलब अपने जैसे, जैसे आ मिलकर बना आ, ई मिलकर बनी बड़ी ई, उ मिलकर बना ऊ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वो है ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। तो आ प्लस ई, आ प्लस ई तो क्या बना? ए। आ प्लस ए तो वो क्या बना? आई। आ प्लस उ बना ओ। आ प्लस ओ क्या बना? औ। इस तरह से ये 4 अपने संयुक्त स्वर, क्योंकि इन्हें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये मिलकर क्या बनेगा, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? तो वर्ण तालिका के अनुसार हमें बताना है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, क्योंकि अपने जो स्वर हैं कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मात्रा के हिसाब से, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त 3 प्रकार के स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? दीर्घ, ह्रस्व और प्लुप्त, तो उपर्युक्त तीनों। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पस। ठीक है, मध्य हमेशा एग्जाम में पूछा गया, मध्य स्वर कौन सा कहलाता है? आ मध्य स्वर। अब पस स्वर होते हैं आ, उ, ओ। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, आओ, उल्लू, पीछे, पीछे। एक याद कर लोगे तुम, जैसे पस वाले याद हो गए। ठीक है, तो अग्र वाले ध्यान आ जाएंगे, मध्य में क्या आते हैं? आ गया, तो अग्र वाले तो अपना आप याद हो जाएंगे कि जो बचे वो अग्र में आ गए हमारे, जैसे ई, ए, आई, ये अग्र में आते हैं। ठीक है, ये अग्र स्वर हो गए हमारे। आगे देखते हैं अर्ध विव्रत स्वर। तो अर्ध विव्रत स्वर कौन से हैं? तो इसमें है ए, जो मतलब ऑप्शन हमारा बी, जो आई है वो हमारा अर्ध विव्रत स्वर है। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? अनु। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा, निर्नुनासिक। ठीक है, जो अनुनासिक तो वो कहलाते हैं वर्ग का 5वां अक्षर, और निर्नुनासिक वो होते हैं जो कि मुख से और नाक से जिनकी ध्वनि निकले। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये है पस स्वर। होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति मुखी स्वर है? तो आवर्तमुखी स्वर कौन सा है? ई। ठीक है, आ, ई, ए, आई, ये हमारे कैसे हैं? आवर्तमुखी। और व्रतमुखी कौन से होते हैं? उ, ओ। ठीक है, वैसे इन्हें हम बोल के देखेंगे ना तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि मतलब आवर्तमुखी कौन से हैं और व्रतमुखी कौन से हैं। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ्य वर्ण कौन सा है इसमें से? तो वो है हमारा आ। अब इसे तुम जैसे याद करने की वो जो एक ट्रिक मैंने शायद डाली है या नहीं, उसे भी डालूंगी। उसमें जैसे अकु विसर्जनीयानाम कंठा, ऋतु रसानाम मूर्धा, लृतु रसानाम दंता, इस तरह से मतलब याद कर लेना। तो उसमें तुम्हारे ये भी आ जाएंगे, स्वर भी और व्यंजन भी कौन से कहाँ से बोले जाते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसमें कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? आ, ओष्ठ्य नहीं है। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऊ। अकु विसर्जनानाम कंठा। आगे देखते हैं, कंठ तालव्य कौन से है? तो मुझे ए दे तो कंठ तालु, मतलब जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं
तो ए दे तो कंठ तालु मतलब ए आई, ये कंठ से बोले जाते हैं। ओ दो तो कंठ ओष्ठ है, ठीक है। ओ जो बोले जाते हैं वो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का स्थान कंठ तालु है? वो है आई। ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, तो वो है ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए दो तो कंठ ओष्ठ है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें उच्चारण ओ का स्थान कौन सा है? कंठ ओष्ठ है। देखो उच्चारण स्थान पूछे गए हैं, इसमें ये पूछे गए हैं व्यंजन कितने होते हैं, मतलब इन क्वेश्चनों से एक आइडिया लग जाता है और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए एक आधार बना के ये देख सकते हो कि अब ओ पूछा है तो ऊ पूछेंगे, ये पूछा है तो ये, मतलब जीभ के आधार पर भी पूछ रहे हैं और मतलब ओटो के आधार पर भी पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बारीकी से देखनी है, एक आइडिया ये लग जाता है हमें क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने से। ठीक है, आगे देखते हैं। ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये तालव्य से। इचु यसा नाम तालु, ई और चा वर्ग ये किस में आ गए? तालव्य में। ठीक है, तो इचु यसा नाम तालु, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा, तालव्य वर्ण है ये। बड़माला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें बड़माला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? तो वो है ई। जो दो अक्षर ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, वैसे तो बड़माला पूरी हमारी पुल्लिंग में आती है, लेकिन कुछ मतलब क्या कहना चाहिए, एक अपवाद स्वरूप जो कुछ वर्ण हैं वो अपना स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे ई। ठीक है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें री स्वर कौन से में नहीं है? कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, किस में नहीं है? आज में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इस तरह से आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आगे के जो क्वेश्चन है अपने धीरे धीरे कराऊंगी। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो और हमेशा ये मत सोचो कि मतलब आज कम, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं होगा, ये विचार तो कभी मन में लाओ मत जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। भाई ये है कि थोड़ा डेली करना है, ऐसा नहीं कि आज 2 दिन बाद देखना, 3 दिन बाद, लेकिन रूटीन अपना हमेशा तुम्हें बना के रखना। ठीक है, और जो हमेशा लगातार लगते हैं सफलता वाकई में उन्हें मिलती है, ये चीज़ें मैंने देखी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।